नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं श्याम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का ये हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आपबीती पर आधारित है, जिनका नाम है राजेश यादव। तो चलिए अब इस डरावनी कहानी को राजेश यादव जी की नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश यादव है। मैं कोई लेखक नहीं हूं, न ही कहानियां गढ़ने का शौक रहा है। मैं बस एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूं जो सालों से सड़कों पर अपनी जिंदगी घसीट रहा है। हालात ऐसे बने कि पढ़ाई छूट गई और स्टीयरिंग थामनी पड़ी। तब से यही सड़कें मेरा घर हैं, यही मेरा सच। रात की खामोशी मुझे हमेशा अपनी सी लगी है, क्योंकि इसमें सवाल कम और सन्नाटा ज्यादा होता है। लेकिन जिस सफर की बात मैं करने जा रहा हूं वह बाकी सबसे अलग था। उस रात दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा डर मेरे साथ केबिन में बैठा हो। मुझे तब नहीं पता था कि यह बेचैनी किसी चेतावनी की तरह है और जो आगे होने वाला है वह मेरी पूरी जिंदगी को उलट देगा। कोलकाता पोर्ट की उस रात की तस्वीर आज भी आंखों में तैर जाती है। भारी माल से लदा मेरा ट्रक, क्रेनों की चरमराहट, पसीने और डीजल की मिली जुली गंध। नेपाल के लिए लौट था, लंबा और थकाने वाला सफर। मैंने कागजों पर दस्तखत किए और केबिन में बैठ गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया उसकी आवाज कुछ ज्यादा गहरी लगी, मानो वह भी इस सफर से खुश न हो। कंटेनर सील थे, अंदर क्या है यह जानने की इजाजत नहीं होती। लेकिन उस रात मन बार बार उसी सवाल पर अटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ माल नहीं, कोई बोझिल राज भी ढो रहा हूं, जिसका वजन मेरे सीने पर उतरता जा रहा था। रात की ड्राइविंग से मेरा रिश्ता पुराना है। जब सड़क खाली होती है तब डर भी अक्सर पीछे रह जाता है। मैंने कई बार कोहरे, बारिश और सुनसान हाईवे काटे हैं बिना पलक झपकाए। इसी आदत ने मुझे निडर बना दिया था। मगर उस रात अंधेरा कुछ अलग था, गाढ़ा और चुपचाप फैलता हुआ। शहर की आखिरी रोशनी जब पीछे छूटी तो लगा जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। रेडियो बंद था, फिर भी कानों में हल्की सी सरसराहट थी। हर मोड़ पर दिल थोड़ा और तेज धड़कता, बिना किसी वजह के। मैंने खुद को समझाया कि यह थकान है, लेकिन भीतर कहीं कुछ फुसफुसा रहा था कि यह रात आसान नहीं होने वाली। मेरे ट्रक का नंबर है WB23A9981। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, मेरी पहचान का हिस्सा बन चुका है। इस ट्रक के साथ मैंने हंसी भी देखी है और डर भी। स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही एक अजीब अपनापन महसूस होता है, जैसे यह मशीन मुझे समझती हो। उस रात केबिन के अंदर ठंडक थी, जबकि बाहर उमस थी। शीशे में अपनी परछाई देखी तो वह भी कुछ अजनबी लगी। ऐसा लगा जैसे यह ट्रक मुझे कहीं ले जा रहा है और मैं बस बहाना हूं। इंजन की गड़गड़ाहट में एक भारीपन था, जैसे वह किसी पुराने जख्म को याद कर रहा हो, जिसे मैं अभी पहचान नहीं पा रहा था। परिवार से मेरी दूरी सालों पुरानी है। माँ बाप गांव में हैं, फोन पर बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं वहां होते हुए भी वहां नहीं हूं। एक अधूरी मोहब्बत भी है जो हर लंबी रात में चुपचाप सामने आ खड़ी होती है। शायद इसी खालीपन की वजह से उस रात दिल और ज्यादा बेचैन था। सफर से पहले बिना वजह घबराहट थी, जैसे कुछ छूट रहा हो या कुछ बहुत करीब आ रहा हो। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया, गहरी सांस भरी और आगे बढ़ गया। मुझे लगा था कि भागने से यह बेचैनी पीछे रह जाएगी, लेकिन वह मेरे साथ साथ चल रही थी। जैसे जैसे कोलकाता पीछे छूटता गया, सड़कें सुनसान होती गईं। स्ट्रीट लाइट्स की कतार खत्म हुई तो अंधेरा फैल गया, बिल्कुल पास आकर। टायरों की आवाज और इंजन की सांसों के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई देख रहा है। मैंने शीशे में कई बार झांका, कुछ नहीं दिखा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। आगे का अंधेरा किसी सुरंग की तरह था, जिसका अंत दिखाई नहीं देता। पहली बार यह ख्याल आया कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचाते, बल्कि इंसान को बदलने के लिए होते हैं, और यह रास्ता भी शायद वही था। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे उस वक्त सब समझ आ गया था,
बस इतना जानता था कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला है। इंजन की लगातार आवाज के बीच कहीं दूर एक अनजानी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे तब नहीं पता था कि जिस अंधेरे की ओर मैं जा रहा हूं वह सिर्फ रात का नहीं है। यह अंधेरा मेरे भीतर भी उतरने वाला था और इस सफर के बाद मैं वही इंसान नहीं रहने वाला था जो उस रात कोलकाता से निकला था। कोलकाता से निकलने से पहले ट्रांसपोर्ट यार्ड में मैं आखिरी कागजी काम निपटा रहा था। तभी मेरी नजर एक पुराने ड्राइवर पर पड़ी। उम्र 50 के ऊपर रही होगी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब सा डर जमा हुआ। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो, जबकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। जब मैं पास से गुजरा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पकड़ मजबूत। उसने बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम लिया, जिससे मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझे कैसे जानता है। उसकी आंखों में ऐसी बेचैनी थी जैसे वह कुछ बहुत जरूरी कहना चाहता हो, लेकिन शब्द डर से कांप रहे हों। उसने मुझे पास खींचकर नेपाल वाले रास्ते की बात शुरू की। बोला कि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुतों को जाते देखा है, लेकिन लौटते कम। उसका चेहरा बोलते बोलते और सफेद पड़ गया। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, रात में जंगल वाले रास्ते से मत जाना, कुछ रास्ते लौटने नहीं देते। उसके शब्द मेरे कानों में अटक गए, लेकिन दिमाग ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा कि अब इन बातों पर कौन भरोसा करता है। अंदर ही अंदर मुझे लगा कि वह डर का शिकार है और डर अक्सर कहानियां गढ़ लेता है। मैंने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन वह आदमी जाने से पहले एक बार फिर पलटा। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, बस चेतावनी थी। उसने कुछ और कहना चाहा, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह बस इतना ही बोल पाया कि रास्ता हर किसी को परखता है। उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। मैंने सिर झटक दिया और खुद को समझाया कि ऐसे लोग हर यार्ड में मिल जाते हैं। फिर भी जब मैं ट्रक की तरफ बढ़ा तो दिल के किसी कोने में हल्की सी खरोंच पड़ चुकी थी। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया और यार्ड से बाहर निकला, जीपीएस स्क्रीन पर नजर गई। आम रास्ते के अलावा एक शॉर्टकट चमक रहा था जो समय बचाने का वादा कर रहा था। मैंने पहले कभी उस रास्ते पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस रात वही ज्यादा साफ दिख रहा था। मन ने कहा कि देर क्यों करनी, यही सही है। तभी मोबाइल नेटवर्क एकदम कमजोर होने लगा। कॉल ड्रॉप हो गई, इंटरनेट गायब। मैंने सोचा कि आगे चलकर आ जाएगा, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे उस रास्ते की ओर मोड़ दिया हो। रेडियो चालू किया तो पहले सिर्फ शोर आया, फिर बीच बीच में टूटी फूटी आवाजें। कोई साफ गाना नहीं, बस सरसराहट और फुसफुसाहट। मैंने चैन बदले, लेकिन हर जगह वही हाल। कुछ पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो, मगर आवाज इतनी धुंधली थी कि मैं तय नहीं कर पाया। ट्रक के अंदर अचानक ठंडक बढ़ने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। मैंने शीशा छुआ, वह ठंडा था। यह एहसास मेरे लिए नया था। केबिन जैसे अपनी ही दुनिया बना रहा हो, बाहरी माहौल से कटा हुआ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उस पुराने ड्राइवर की बात बार बार याद आने लगी। कुछ रास्ते लौटने नहीं देते। मैंने खुद को कोसा कि मैं ऐसी बातों से क्यों डर रहा हूं। इतने सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन कभी इस तरह की घबराहट नहीं हुई थी। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे सड़क थोड़ी और संकरी हो रही है, जैसे वह मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। जीपीएस का शॉर्टकट अब एक ही दिशा दिखा रहा था, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। रेडियो की आवाज अचानक बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन की गूंज और मेरी सांसों की आवाज थी। उस सन्नाटे में दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई दे रही थी। ट्रक के अंदर ठंडक और बढ़ गई, जैसे किसी ने अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वह हवा में भी घुल सकता है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने किसी की चेतावनी को बहुत हल्के में ले लिया है और अब रास्ता वही तय करेगा कि आगे क्या होना है।
मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ता रहा। पीछे लौटने का ख्याल आया, लेकिन किसी अनजानी जिद ने मुझे रोक दिया। शायद यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात पहली बार मन में डर का हल्का सा साया उतरा, जो धीरे धीरे गहरा होने लगा। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, और जिस चेतावनी पर मैं हंसा था वही आगे चलकर मेरी हर सांस पर भारी पड़ने वाली है। सड़क चुप थी, लेकिन उस चुप्पी में कुछ जिंदा था जो मेरे हर कदम को गिन रहा था। सिलीगुड़ी पार करते ही रास्ता जैसे अचानक बदल गया। शहर की आखिरी हलचल पीछे छूटते ही सड़क संकरी और घनी होने लगी। दोनों ओर पेड़ों की दीवार सी खड़ी थी, जिनकी शाखाएं ऊपर आपस में मिलकर आसमान को ढक रही थीं। हेडलाइट की रोशनी जितना आगे जाती, अंधेरा उतना ही गहरा होकर लौट आता। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी बजाने लगे। इंजन की आवाज भी इस खामोशी में भारी लग रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी जंगल में नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गया हूं, जहां समय की चाल धीमी और सांसें बोझिल हो जाती हैं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही मोबाइल ने पूरी तरह जवाब दे दिया। नेटवर्क का आखिरी निशान भी गायब हो चुका था। मैंने फोन को देखा, घुमाया, लेकिन स्क्रीन पर बस खामोशी थी। एक अजीब सा अकेलापन केबिन में भरने लगा। ऐसा लगा जैसे दुनिया से मेरा संपर्क कट गया हो। उस घने जंगल के बीच मैं और मेरा ट्रक, बस यही सच्चाई थी। मन में एक ख्याल आया कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो किसी को खबर भी नहीं होगी। ये सोचकर मैंने रेडियो चालू किया, शायद किसी आवाज से दिल को तसल्ली मिल जाए। लेकिन जो सुनाई दिया उसने बेचैनी और बढ़ा दी। रेडियो अपने आप चालू हुआ, जबकि मैंने स्विच छुआ तक नहीं था। उसमें से कोई साफ गाना नहीं, बल्कि बहुत पुरानी खुरदरी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी पुराने जमाने की रिकॉर्डिंग हो जिसमें शब्द टूटे हुए हों। कभी किसी आदमी के बोलने की आवाज, कभी किसी औरत की धीमी सिसकी। मैंने चैन बदले, लेकिन हर जगह वही आवाजें। एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया, मगर आवाज कुछ सेकंड तक और गूंजती रही। दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। अचानक सड़क पर कुछ दिखा और मैंने जोर से ब्रेक लगा दिए। ट्रक झटके से रुका, दिल जैसे गले में आ गया। हेडलाइट की रोशनी में मुझे साफ लगा कि कोई सड़क पार कर रहा था। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न इंसान न जानवर, बस वही पेड़ और सन्नाटा। मुझे अपने ही दिमाग पर शक होने लगा। शायद आंखों का धोखा था, लेकिन जब मैं वापस केबिन में बैठा तो दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जो मैंने देखा वह कुछ नहीं था। ट्रक आगे बढ़ा ही था कि मेरी नजर शीशे पर गई। ड्राइवर साइड के कांच पर किसी के हाथ के साफ निशान थे, उंगलियों की आकृति, हथेली की रेखाएं, सब कुछ। वह निशान अंदर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से लगे हुए थे। मेरी सांस अटक गई। मैंने शीशे को छुआ, वह बर्फ की तरह ठंडा था। बाहर गर्मी थी, फिर भी वह ठंडक जैसे अंदर तक उतर रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे और पसीना माथे से बहकर गर्दन तक आ गया, लेकिन वह पसीना भी ठंडा लग रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। हर सांस भारी लग रही थी। मैंने शीशे से नजर हटाकर सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश की। खुद को समझाया कि यह सब थकान का असर है, लंबा सफर और नींद की कमी दिमाग के साथ खेल रही है। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो इस बहाने को मानने से इनकार कर रही थी। जंगल अब और घना हो गया था और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ मुझे घूर रहे हों। उनकी परछाइयां हिलती तो लगता कोई मेरे पास आ रहा है। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, बस इस जंगल से बाहर निकलने की जल्दी में। लेकिन हर किलोमीटर के साथ ऐसा लग रहा था कि मैं और अंदर धंसता जा रहा हूं। सन्नाटा अब डराने लगा था। रेडियो बंद था, फिर भी कानों में वही पुरानी आवाजें गूंज रही थीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह रास्ता साधारण नहीं है। यहाँ सिर्फ पेड़ और अंधेरा नहीं, कुछ और भी है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। और यह शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब पीछे मुड़ने का रास्ता कब का गायब हो चुका था। आधी रात कब हुई इसका एहसास ही नहीं हुआ। जंगल की घनघोर खामोशी में समय जैसे ठहर गया था। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे एक आकृति उभरी। दिल ने एक पल को सोचा कि आंखों का धोखा होगा,
लेकिन अगले ही पल वह आकृति साफ हो गई। एक लड़की थी, सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी, सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और सिर झुका हुआ, जैसे वह किसी बोझ से दबी हो। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस शरीर की स्थिरता डर पैदा कर रही थी। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। उस पल मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा अभी बाहर आ जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनसान जंगल में इतनी रात को कोई लड़की कैसे हो सकती है। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी। टॉर्च जलाकर मैंने सड़क के दोनों ओर देखा जहां वह खड़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। न साड़ी, न परछाई, न पैरों के निशान, बस वही काली सड़क और पेड़ों की दीवारें। मुझे अपने ही दिमाग पर शक होने लगा। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, नाम लेकर आवाज भी लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ मेरी आवाज गूंज कर लौट आई। एक अजीब सा डर मेरे सीने में बैठ गया, ऐसा डर जो चीखता नहीं बल्कि धीरे धीरे अंदर उतरता है। मैंने जल्दी से ट्रक की तरफ कदम बढ़ाए, जैसे वहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैं केबिन में बैठा और दरवाजा बंद किया, मुझे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत करीब थी, बिल्कुल पीछे की सीट से। मेरी सांस रुक गई। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। कुछ सेकंड तक हिम्मत नहीं हुई कि हिल सकूं। फिर धीरे धीरे मैंने शीशे में पीछे देखने की कोशिश की। शीशे में सिर्फ अंधेरा था, कोई चेहरा नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन सांसों की आवाज साफ थी, गहरी और ठंडी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास बैठा हो मगर दिखना नहीं चाहता। मेरे हाथ कांपने लगे और स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूरा शरीर घुमाया और पीछे देखा। सीट खाली थी, वहां कुछ भी नहीं था। उस पल दिमाग ने कहा कि यह भ्रम है, डर का खेल, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आवाज के। केबिन में अचानक सन्नाटा छा गया। न इंजन, न रेडियो, न हवा की हलचल, बस मेरी तेज सांसें। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे ट्रक ने भी मेरा साथ छोड़ दिया हो। बाहर जंगल और भीतर यह अजीब चुप्पी, दोनों मिलकर मुझे जकड़ रहे थे। मैंने खुद को शांत करने के लिए पानी पिया और सीट के पास रखी अपनी डायरी उठाई। ये मेरी आदत थी, लंबे सफर में कभी कभी कुछ पंक्तियां लिख लेता था। मैंने डायरी खोली तो दिल जैसे थम गया। एक पन्ने पर साफ साफ लिखा था, तुम सही रास्ते पर नहीं हो। वह लिखावट मेरी नहीं थी। मैं पहचानता हूं अपनी लिखावट, लेकिन यह किसी और की थी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी अधूरी। मैंने पन्ना पलटा, बाकी सब खाली था। उस एक लाइन ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। यह अब सिर्फ डर नहीं था, यह चेतावनी थी, और वह भी ऐसी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। वह लड़की कौन थी? सांसों की आवाज कहां से आई? और यह लाइन किसने लिखी? मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह सब थकान और अकेलेपन का असर है, लेकिन हर तर्क वहीं टूट जाता जहां सच्चाई चुपचाप खड़ी थी। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक एक झटके में चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन केबिन की हवा अब भी ठंडी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, कि कोई मेरे साथ इस सफर में जुड़ चुका है। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। सड़क वही थी, जंगल वही, मगर मैं बदल चुका था। अब हर परछाई मुझे देखती हुई लगती, हर मोड़ पर डर खड़ा महसूस होता। मुझे साफ समझ आने लगा कि जो कुछ हो रहा है वह मेरी कल्पना नहीं है। यह रास्ता कुछ चाहता है और वह मुझसे बात कर रहा है। डर अब कहानी नहीं रहा, वह हकीकत बन चुका था, और मुझे एहसास हो गया कि इस सफर में अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पहली परछाई मुझे देख चुकी थी। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरा मन पीछे छूट चुका था। पहली परछाई के बाद सड़क और भी भारी लगने लगी थी। तभी दूर अंधेरे के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। शुरुआत में लगा कि आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे पास आया वह रोशनी साफ होती गई। जंगल के बीचों बीच एक ढाबा था, छोटा सा, पुराना, जैसे समय से कटकर खड़ा हो। उस सुनसान रास्ते पर किसी ढाबे का होना ही अजीब था। थकान हड्डियों में उतर चुकी थी और डर दिमाग पर हावी था। मैंने खुद से कहा कि थोड़ी देर रुक जाना ठीक रहेगा,
शायद चाय मिल जाए, शायद दिमाग भी संभल जाए। ट्रक को ढाबे के सामने रोकते वक्त दिल ने अजीब सी राहत की सांस ली, जैसे किसी ने अंधेरे में एक सहारा दिखा दिया हो। मैं जैसे ही नीचे उतरा, ढाबे की खामोशी ने मुझे घेर लिया। न बर्तन की आवाज, न किसी के बोलने की, बस पीली बल्ब की रोशनी और उसके नीचे खड़ा एक आदमी, दुबला पतला, उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल, आंखें गहरी और स्थिर। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने पहले ही बोल दिया, आ गए राजेश। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने उसे घूर कर देखा। मैं उसे नहीं जानता था, फिर भी उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे रोज की मुलाकात हो। मैंने पूछा कि वह मुझे कैसे जानता है, तो वह हल्का सा मुस्कुराया, बिना जवाब दिए। उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, बल्कि कोई पुरानी पहचान छुपी हुई थी। ढाबे के अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वहां कोई और ग्राहक नहीं था। 2-3 खाली मेजें, पुरानी बेंचें और दीवारों पर जमी धूल। ऐसा लग रहा था जैसे यहां लोग आते नहीं, बस रुक जाते हों। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। ढाबे वाला चुपचाप चाय बनाने लगा। चूल्हे की आग भी बिना आवाज के जल रही थी। उस खामोशी में मेरे कदमों की आवाज बहुत तेज लग रही थी। दिल ने कहा कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन थकान ने मुझे वहीं बैठने पर मजबूर कर दिया। मैंने चाय का इंतजार करते हुए दीवारों की तरफ नजर घुमाई और वहीं से असली डर शुरू हुआ। दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थीं, पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीरें, ज्यादातर ट्रक ड्राइवरों की, अपने अपने ट्रकों के साथ, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ गंभीर। मैंने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। चेहरे अनजान थे, लेकिन उनमें एक अजीब समानता थी, थकान और खालीपन। जैसे जैसे मेरी नजर आगे बढ़ी, दिल की धड़कन तेज होती गई। एक तस्वीर पर मेरी नजर टिक गई। कुछ सेकंड तक दिमाग ने इनकार किया, लेकिन सच सामने था। उस तस्वीर में चेहरा मेरा ही था, वही आंखें, वही माथा, वही थकी हुई मुस्कान। फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे और गला सूख गया। मैंने तुरंत ढाबे वाले की तरफ देखा। उसने मेरी हालत देख ली थी। मैंने कांपती आवाज में उससे पूछा कि यह तस्वीर यहाँ कैसे है। वह बिना हैरानी के बोला, जैसे यह सवाल वह पहले भी सुन चुका हो। उसने चाय का गिलास मेरे सामने रखा और शांत स्वर में कहा, यहाँ हर ड्राइवर खुद को देखता है। उसके शब्द मेरे अंदर उतर गए। मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वहां सिर्फ एक गहरी चुप्पी थी। ऐसा लगा जैसे वह मुझसे नहीं, किसी और से बात कर रहा हो। मैंने दीवार से नजर हटाकर चाय की तरफ देखा, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ढाबे की हवा भारी लगने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तस्वीरें मुझे देख रही हैं, जैसे वे सब कुछ जानती हों। मैंने फिर उस तस्वीर को देखा और एक पल को लगा कि उसकी आंखें हिलीं। मैंने पलक झपकी, लेकिन डर अब दिमाग में घर कर चुका था। ढाबे वाले से कुछ और पूछने की कोशिश की, मगर वह पीछे मुड़कर किचन में चला गया। उसके कदमों की आवाज भी जल्दी ही गायब हो गई, जैसे वह वहां था ही नहीं। मैंने तय किया कि अब यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। जल्दी से बाहर निकला। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह भी अजनबी लग रहा था। ढाबे की पीली रोशनी पीछे छूटने लगी और जंगल का अंधेरा फिर सामने आ गया। जैसे ही मैं केबिन में बैठा, दिल में एक पक्का यकीन बैठ चुका था कि इस रास्ते पर कुछ बहुत गलत है। वह ढाबा नक्शे में नहीं होगा, क्योंकि वह किसी जगह का नहीं, बल्कि किसी हालात का हिस्सा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, यह जानते हुए कि अब हर मोड़ पर सच्चाई और डर मेरा इंतजार कर रहे हैं। ढाबे से निकलने के बाद सड़क और ज्यादा सुनसान हो गई थी। पीली रोशनी पीछे छूटते ही जंगल ने फिर से मुझे निगल लिया। मन अब भी वहीं अटका था, तस्वीर, ढाबे वाला, उसकी बात। मैं ट्रक चलाता रहा, लेकिन ध्यान भटक चुका था। तभी हेडलाइट की रोशनी में वही आकृति फिर उभरी। इस बार सड़क के किनारे नहीं, ठीक बीच में। मेरा दिल बैठ गया। वही लड़की, सफेद साड़ी अब गंदी और फटी हुई लग रही थी। वह जमीन पर बैठी थी, जैसे चलने की ताकत न हो। उसके पास पहुंचते ही मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। टायरों की चीख जंगल में गूंज उठी। एक पल को लगा कि अगर मैं न रुकता तो कुछ बहुत गलत हो जाता। उस पल डर और हैरानी ने मुझे जकड़ लिया,
लेकिन साथ ही कहीं दया भी सिर उठाने लगी। मैं नीचे उतरा तो देखा कि वह सचमुच घायल लग रही थी। साड़ी के नीचे से उसका पैर दिख रहा था, जैसे चोट लगी हो। वह सिर झुकाए बैठी थी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। मेरी सांस तेज चल रही थी। ढाबे की बातें दिमाग में घूमने लगीं, परछाइयां, चेतावनी, तस्वीर। मन ने कहा कि दूर रहो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन दिल ने कहा कि किसी को इस हालत में छोड़कर जाना इंसानियत नहीं। डर और दया आपस में टकरा रहे थे। मैंने धीरे से उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें मेरी तरफ उठीं तो मुझे झटका लगा। उनमें डर नहीं बल्कि गहरा दर्द था, ऐसा दर्द जो समय से जुड़ा लगता है, किसी पुराने जख्म जैसा। उसने बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल सामान्य आवाज में अपना नाम बताया, मीरा। नाम सुनते ही मुझे अजीब सा सुकून और डर दोनों महसूस हुए। वह बोली कि उसे बहुत देर से कोई नहीं मिला और वह नेपाल जा रही है। उसकी बातों में कोई घबराहट नहीं थी, बस थकान और अकेलापन। मैंने पूछा कि इतनी रात को वह यहां कैसे पहुंची। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि रास्ता उसे यहां ले आया। उसकी आंखें बोलती थीं, जैसे हर सवाल का जवाब वहीं छुपा हो। मैं उसे ध्यान से देख रहा था। वह जिंदा लग रही थी, सांस ले रही थी, कांप रही थी। फिर भी कहीं भीतर एक आवाज कह रही थी कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैंने उसे उठने में मदद की। उसके हाथ को छुआ तो एक पल को लगा जैसे बर्फ पकड़ ली हो। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उससे कहा कि वह ट्रक में बैठ जाए, मैं उसे आगे छोड़ दूंगा। यह फैसला लेते वक्त मेरे भीतर डर साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसे वहीं छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर चुपचाप केबिन की ओर बढ़ गई। उसके बैठते ही ट्रक के अंदर की हवा बदल गई। वही ठंडक, वही भारीपन। ऐसा लगा जैसे केबिन छोटा हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य चीज भी हमारे साथ आ बैठी हो। ट्रक चल पड़ा, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं रहा। मीरा खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने उससे कुछ और पूछने की कोशिश की, कहाँ से आई, परिवार कहाँ है, लेकिन वह ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी। उसके जवाब छोटे थे, अधूरे। उसकी आवाज में कोई टूटन नहीं थी, लेकिन शब्दों के बीच खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने महसूस किया कि वह रास्ते को मुझसे बेहतर जानती है। कुछ मोड़ों पर वह पहले ही बता देती कि आगे क्या आएगा। ये बात मुझे बेचैन करने लगी। फिर भी उसके पास बैठा अकेलापन कम लग रहा था, जैसे डर के बीच कोई अजीब सा साथ मिल गया हो। कुछ देर बाद मैंने ध्यान दिया कि ट्रक के अंदर तापमान और गिर गया है। मेरी सांस भाप बनकर दिखने लगी थी, जबकि बाहर वही उमस भरी रात थी। मीरा ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस स्वीकार था। उसने कहा कि वह बहुत समय से अकेली है। यह सुनकर मेरे भीतर कुछ हिल गया। मुझे अपनी जिंदगी, अपने सफर, अपना अकेलापन याद आ गया। शायद इसी वजह से मैंने उसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए। शायद मैं सच्चाई से डर रहा था। इंजन की आवाज के साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और आगे बढ़ता रहा। मीरा अब चुप थी। केबिन में उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। बाहर जंगल और घना हो गया था। मुझे लग रहा था कि इस लड़की को ट्रक में बैठाकर मैंने किसी दरवाजे को खोल दिया है, जिसे बंद करना आसान नहीं होगा। डर अब मेरे साथ सफर कर रहा था, मेरे बिल्कुल पास बैठा। फिर भी मैं रुक नहीं सकता था। रास्ता आगे बढ़ चुका था और मीरा के साथ यह सफर अब सिर्फ मेरा नहीं रहा था। मीरा के साथ सफर शुरू हुए कुछ ही समय में केबिन की खामोशी बदलने लगी। पहले जहां सन्नाटा भारी लगता था, अब उसमें किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। मैंने उससे हल्की फुल्की बातें शुरू की, नाम, सफर, मौसम। वह बहुत कम बोलती थी, ज्यादा सुनती थी। जब भी मैं कुछ कहता, वह ध्यान से सुनती, जैसे हर शब्द को अपने भीतर रख रही हो। उसकी आंखें मुझ पर नहीं, ज्यादातर सड़क या अंधेरे पर टिकी रहती। उसके जवाब छोटे होते, लेकिन आवाज स्थिर थी। उसमें न घबराहट थी, न जल्दबाजी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस रास्ते की चुप्पी को मुझसे बेहतर जानती हो, जैसे यह सब उसके लिए नया नहीं है। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके पास कोई सामान नहीं है, न मोबाइल, न बैग, न कोई पहचान। मैंने उससे पूछा तो उसने बस कंधे उचका दिए।
जैसे यह सवाल जरूरी ही ना हो। उसने कहा कि उसे इन चीजों की आदत नहीं रही। ये जवाब सुनकर मेरे भीतर फिर वही हल्की सी ठंड उतर गई। आज के जमाने में बिना मोबाइल कोई सफर करे, ये बात अजीब थी, लेकिन उसकी बातों में झूठ जैसा कुछ नहीं था। वह जैसे जो है उसी रूप में सामने थी। फिर भी मन के किसी कोने में सवाल खड़ा हो गया कि वह सच में कहां से आई है और कैसे इस जंगल में अकेली पहुंच गई। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, मीरा की मौजूदगी और रहस्यमयी लगने लगी। कई बार वह अचानक बोल उठती, आगे मोड़ आएगा या यहां सड़क संकरी हो जाएगी। मैं हैरान रह जाता, क्योंकि जीपीएस भी वही दिखाता था, लेकिन वह पहले ही जान लेती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह इस रास्ते पर पहले आई है। उसने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कोई चालाकी नहीं थी, बस एक अजीब सा भरोसा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सड़क उसे पहचानती हो, जैसे वह इसकी कहानी का हिस्सा हो। उसके साथ बैठकर मुझे अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। डर अब भी था, लेकिन वह थोड़ा पीछे हट गया था। केबिन की ठंडक अब उतनी चुभती नहीं थी। कभी कभी मीरा खिड़की से बाहर देखती और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में वही गहरा दर्द उभर आता। मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन हर बार शब्द गले में अटक जाते। शायद मैं सच सुनने से डर रहा था। फिर भी उसकी खामोशी में मुझे अपनी ही जिंदगी की परछाई दिखती थी। लंबे सफर, अधूरी बातें और अकेलेपन की आदत। डर और सुकून का यह अजीब मिश्रण मुझे उलझा रहा था। जब वह पास बैठी होती तो लगता कि सब ठीक है, कि मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन जैसे ही वह चुप हो जाती, केबिन की हवा फिर भारी हो जाती। इंजन की आवाज के साथ दिल की धड़कन भी तेज हो जाती। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रहा हूं और असुरक्षित भी। ये एहसास नया था। अब तक सफर मेरा था, मेरी शर्तों पर, लेकिन अब कोई और भी था जो बिना कहे मेरे सफर का हिस्सा बन चुका था। पहली बार मुझे लगा कि सफर में अकेलापन कम हो गया है। सड़कों पर सालों बिताने के बाद भी यह एहसास कभी नहीं आया था। मीरा की मौजूदगी ने रात को थोड़ा कम डरावना बना दिया था। फिर भी कहीं न कहीं यह डर था कि यह सुकून अस्थायी है, जैसे तूफान से पहले की शांति। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखा और आगे बढ़ता रहा। मन में सवाल थे, लेकिन जवाबों से ज्यादा डर सवालों का था। मीरा चुपचाप बैठी रही और उसकी खामोशी मेरे भीतर गूंजती रही। जंगल अब और गहरा हो गया था। हेडलाइट की रोशनी पेड़ों के तनों पर पड़ती तो उनकी परछाइयां हिलती हुई लगती। मीरा ने एक बार मेरी तरफ देखा और कहा कि आगे का रास्ता लंबा है। उसकी आवाज में चेतावनी नहीं थी, बस सच था। उस पल मुझे समझ आ गया कि इस सफर में अब पीछे लौटने का सवाल नहीं है। मीरा के साथ यह रास्ता अलग हो चुका था। डर अब मेरा पीछा नहीं कर रहा था, वह मेरे साथ चल रहा था, बिल्कुल पास। और उसी के बीच एक अजीब सा सुकून भी था, जिसने इस रात को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल की खामोशी अब सिर्फ बाहर नहीं, केबिन के भीतर भी उतर आई थी। अचानक ट्रक के सामने कुछ हिला, शायद कोई परछाई, शायद बस हवा में हिलती टहनी। मैं समझ पाता उससे पहले ही मीरा ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श अचानक था, कसकर थामा हुआ। मेरी उंगलियों के बीच उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, इतनी ठंडी कि एक पल को मैं सिहर गया। उसका हाथ कांप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो भी वह है, जैसी भी है, डर उसे भी लगता है। कुछ देर बाद उसने हाथ छोड़ा, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने अपने अतीत की बात शुरू की। पूरी कहानी नहीं, बस अधूरे टुकड़े। उसने बताया कि कभी उसकी जिंदगी भी सफर से जुड़ी थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर था। महीनों घर से बाहर, सड़कों पर वह उसकी राह देखा करती थी, ठीक वैसे ही जैसे अब सड़क मेरे सामने फैली थी। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक थकी हुई स्वीकारोक्ति थी। जब उसने कहा कि उसका सफर इसी जंगल से जुड़ा था, तो मेरे सीने में एक अजीब सी कसक उठी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार बात बीच में ही रुक जाती। मैंने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए, शायद इसलिए कि मैं जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर सहानुभूति जागने लगी। सालों से मैं भी इसी तरह सड़कों पर रहा हूं, रिश्तों से दूर,
उसकी कहानी मेरी कहानी से मिलती जुलती लग रही थी। डर के उस माहौल में जहां हर परछाई खतरा लगती थी, उसके शब्द किसी सहारे की तरह थे। मैंने महसूस किया कि मैं उसकी तरफ झुक रहा हूं, बिना वजह, बिना तर्क के। ये लगाव अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे चुपचाप पनप रहा था। रास्ता अब और सुनसान हो गया था। हेडलाइट की रोशनी के बाहर सब कुछ निगल लेने वाला अंधेरा था। मीरा कभी कभी चुप हो जाती और खिड़की से बाहर देखने लगती। उस खामोशी में भी उसका दर्द साफ महसूस होता था। मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ अपने अतीत से नहीं, बल्कि किसी गहरे डर से भी भाग रही है। वह डर इस रास्ते से जुड़ा था। जब उसने कहा कि कुछ रास्ते इंसान को छोड़ते नहीं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही बात, वही चेतावनी जो मैं पहले सुन चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार यह किसी कहानी की तरह नहीं, एक जख्म की तरह कही गई थी। उसके साथ बैठकर डर का एहसास बदल गया था। पहले डर बाहर था, जंगल, परछाइयां, आवाजें। अब डर भीतर भी था, उसके शब्दों में, उसकी चुप्पी में। फिर भी उसी डर के बीच एक अजीब सा भावनात्मक जुड़ाव बन रहा था। जब वह बोलती तो मैं ध्यान से सुनता, जब वह चुप रहती तो उसकी मौजूदगी काफी लगती। यह एहसास नया था। सालों के सफर में कभी किसी ने इस तरह साथ नहीं दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह भरोसा है या भूल, लेकिन उस पल यह सच था। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या यह सब महज इत्तेफाका है? क्या इतनी अजीब रात में, इतने अजीब रास्ते पर इस तरह मिलना बस संयोग हो सकता है? दिल के किसी कोने में यह ख्याल उभरा कि शायद किस्मत ने हमें मिलाया है। दो अधूरी जिंदगियां एक ही रास्ते पर। यह सोच सुकून भी देती थी और डर भी, क्योंकि जिस रास्ते ने मिलाया है वही रास्ता छीन भी सकता है। मीरा ने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा कि वह अब अकेली नहीं रहना चाहती। उस वाक्य ने मेरे भीतर कुछ हिला दिया। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरा मन कहीं और था। डर अब भी मौजूद था, लेकिन उसका रंग बदल चुका था। वह अब सिर्फ जान का डर नहीं था, वह खो देने का डर बन रहा था। मीरा की मौजूदगी ने इस सफर को और भी गहरा बना दिया था। मैं जानता था कि यह रिश्ता साधारण नहीं है, कि इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है। फिर भी उस रात, उस जंगल में मुझे पहली बार लगा कि शायद इस डर के बीच भी कुछ ऐसा है जिसे छोड़ना मैं नहीं चाहूंगा। और यही एहसास आने वाले समय को और भी खतरनाक बना रहा था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ खिसकने लगा था। आदतन मैंने डैशबोर्ड पर लगे छोटे से कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली, जो केबिन के अंदर की रिकॉर्डिंग दिखाता है। मेरी आदत है, खासकर रात के सफर में। स्क्रीन पर मैं साफ दिख रहा था, स्टीयरिंग पकड़े हुए, सामने झुका हुआ, लेकिन बगल की सीट खाली थी। मेरी आंखें कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर जमी रहीं। मैंने फिर से देखा, पलक झपकी, स्क्रीन को थपथपाया, फिर भी वही, मैं अकेला, जबकि मीरा ठीक मेरे पास बैठी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वह मौजूद थी, शांत, खिड़की से बाहर देखती हुई। उस पल मेरे दिमाग में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जो दिख रहा था और जो महसूस हो रहा था, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और आगे सड़क पर ध्यान लगाया, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद अनजाने में मेरी नजर साइड मिरर पर गई। सड़क, पेड़, अंधेरा सब दिख रहा था, लेकिन मीरा की परछाई नहीं। सीट पर बैठा इंसान शीशे में दिखता है, यह मैं जानता हूं। मैंने जानबूझकर थोड़ा हिला, मेरा साया हिला, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बदला। दिल जोर से धड़कने लगा, मेरे हाथ पसीने से भीग गए। उसी पल ढाबे वाले की बात दिमाग में गूंज गई, यहां हर ड्राइवर खुद को देखता है। उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन अब उस वाक्य का मतलब धीरे धीरे खुलने लगा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वह दिखती नहीं तो वह है क्या? मैंने हिम्मत जुटाकर उससे सीधे पूछा कि क्या वह सच में मेरे साथ है। उसने मेरी तरफ देखा थोड़ी देर तक। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसमें कुछ छुपा हुआ लग रहा था। उसने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि कुछ बातें रास्ता खुद बताता है। उसके शब्द मुझे सुकून देने के बजाय और उलझा गए। मैंने फिर पूछा कि कैमरे में वह क्यों नहीं दिखती। इस बार वह चुप हो गई। उसकी चुप्पी भारी थी, जैसे उसने बहुत कुछ कह दिया हो। केबिन की हवा फिर से ठंडी होने लगी।
ट्रक के अंदर एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। वही पुरानी खरखराहट, लेकिन इस बार उसमें एक साफ आवाज उभरी। एक महिला की आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ। उसने सिर्फ इतना कहा, उसे मत ले जाओ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज कुछ पल और गूंजती रही। मैंने मीरा की तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। यह अनदेखी मुझे अंदर तक हिला गई। मेरे दिमाग में डर और शक आपस में लड़ने लगे। हर तर्क कह रहा था कि कुछ बहुत गलत है। कैमरा, परछाई, आवाज, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन दिल इन सबको मानने को तैयार नहीं था। दिल को मीरा पर भरोसा करना था, शायद इसलिए कि उसने मेरे अकेलेपन को छुआ था, मेरे डर को समझा था। मैंने खुद से कहा कि तकनीक भी धोखा दे सकती है, आंखें भी। इंसान जो महसूस करता है वही सच होता है, और मैं उसे महसूस कर रहा था। उसकी मौजूदगी, उसकी ठंडक, उसका दर्द। मैंने उससे फिर सवाल नहीं किया। शायद मैं सच से भाग रहा था। ट्रक आगे बढ़ता रहा, जंगल और गहरा होता गया। हर मोड़ के साथ शक बढ़ता गया, लेकिन भरोसा भी कहीं न कहीं जिंदा था। यह भरोसा अंधा था, खतरनाक था, फिर भी सच्चा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस भरोसे को छोड़ दूं तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, वह मेरे फैसलों में उतर चुका था। और उसी डर के बीच मीरा चुपचाप मेरे साथ बैठी रही, दिखती हुई, महसूस होती हुई, लेकिन शायद वैसी नहीं जैसी मैं समझ रहा था। कुछ देर तक सब सामान्य सा लग रहा था, फिर अचानक केबिन में एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। मैंने बगल की सीट की तरफ देखा। मीरा वहां नहीं थी। न कोई आहट, न दरवाजे की आवाज, न कोई हलचल, जैसे वह हवा में घुल गई हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने ट्रक की रफ्तार घटाई और फिर पूरी तरह रोक दिया। हेडलाइट्स जंगल के भीतर दूर तक फैल गई, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ थे, झाड़ियां थीं और गहरी खामोशी थी। मैंने उसका नाम लिया, एक बार नहीं, कई बार। मेरी आवाज पेड़ों से टकराकर वापस आ गई, लेकिन जवाब में कुछ नहीं मिला। उस पल मुझे लगा कि शायद यह सब मेरी ही गलती है, कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो था ही नहीं। मैं ट्रक से नीचे उतरा और जंगल की तरफ बढ़ा। जमीन नम थी, पत्ते पैरों के नीचे चरमराते थे। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। तभी कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, यह मैं समझ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह रोना दिल को चीरने वाला था, जैसे किसी ने बहुत कुछ खो दिया हो। मैं आवाज की दिशा में बढ़ा, हर पल यह सोचते हुए कि शायद मीरा को कुछ हो गया है। लेकिन जितना पास जाता, आवाज उतनी ही दूर होती जाती, जैसे वह मुझे अपने पीछे खींच रही हो। अचानक वह मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार दिखी थी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और वही शांत चेहरा। मुझे देखकर उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उसके शब्दों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा अपनापन था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने सच बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज अब भारी लग रही थी, जैसे वह बहुत पुरानी हो। उसने बताया कि वह इस रास्ते पर मर चुकी है। एक हादसा हुआ था, तेज रफ्तार, अंधेरी रात, और कोई नहीं जो बचा सके। उसका शरीर तो चला गया, लेकिन आत्मा यहीं रह गई। उसने कहा कि यह रास्ता साधारण नहीं है, ये उन लोगों को बांध लेता है जो यहाँ अपनी आखिरी सांस लेते हैं। ट्रक ड्राइवर, मुसाफिर, भटके हुए लोग, सब यहीं अटक जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द अब साफ दिख रहा था। उसने बताया कि उसका पति भी ट्रक ड्राइवर था और उसी हादसे में मरा था। उसके बाद वह इस जंगल का हिस्सा बन गई। वह आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन रास्ता उसे छोड़ता नहीं था। उसकी बातें सुनते हुए मुझे लग रहा था जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही हो। जो डर अब तक परछाइयों में था, वह अब सामने खड़ा था। मैं पीछे हटने लगा। दिमाग ने कहा कि भागो, जितना दूर हो सके भागो। मैंने ट्रक की तरफ देखा और दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं केबिन में बैठा और गाड़ी मोड़ी, सड़क खत्म हो गई। जहां रास्ता होना चाहिए था, वहां सिर्फ घना जंगल था। मैंने दूसरी तरफ मोड़ा, वही हाल। जीपीएस अंधा हो चुका था, हर दिशा बंद थी। मीरा की आवाज फिर गूंजी, अब मेरे कानों के पास, यहां से कोई ऐसे नहीं जाता। मुझे समझ आ गया कि मैं जिस सच्चाई से भागना चाहता हूं, वही मेरे चारों तरफ दीवार बनकर खड़ी है।
मेरे भीतर गुस्सा, डर और बेबसी एक साथ उमड़ पड़े। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे क्यों रोका, क्यों मेरे साथ आई। उसने कहा कि उसने मुझ में खुद को देखा था, अकेलापन, थकान और वही सड़कें। उसने कहा कि यह रास्ता किसी को भी यूं ही नहीं चुनता। मेरे लिए यह सुनना मुश्किल था। मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि मैं धीरे धीरे इस जंगल का हिस्सा बनता जा रहा हूं। उसकी मौजूदगी अब डराने लगी थी, लेकिन उससे दूर जाना भी मुमकिन नहीं था। मैं ट्रक में बैठा रहा, इंजन चालू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हिलता नहीं था। बाहर वही अंधेरा, वही पेड़ और सामने वही सच्चाई। मुझे एहसास हो गया कि यह सफर अब मेरे हाथ में नहीं है। जो रास्ता मैंने चुना था उसने मुझे पकड़ लिया था। मीरा की आवाज अब भी मेरे आसपास थी, कभी पास, कभी दूर। मैं जिंदा था, लेकिन इस जगह पर जिंदा रहना शायद सबसे बड़ी सजा थी। और उसी एहसास के साथ मुझे समझ आ गया कि अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था। मीरा की आवाज उस रात पहले से अलग थी। उसमें अब डर नहीं था, बल्कि एक भारी सच्चाई थी जिसे वह बहुत समय से अपने भीतर ढो रही थी। उसने कहा कि यह जंगल और यह सड़क कभी साधारण नहीं थे। बहुत साल पहले यह एक पुराना व्यापार मार्ग हुआ करता था। दूर दूर से लोग इसी रास्ते से माल लाते ले जाते थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ हादसे होने लगे। हर साल कोई न कोई ट्रक पलट जाता, कोई गाड़ी खाई में गिर जाती, कोई ड्राइवर रात के अंधेरे में गायब हो जाता। लोग कहते थे कि यह सिर्फ संयोग है, लेकिन हादसे रुकते नहीं थे। सड़क जैसे खून की आदी हो गई थी। मीरा बोल रही थी और मुझे लग रहा था कि जंगल भी उसकी बात सुन रहा है। उसने बताया कि वक्त के साथ इस रास्ते की पहचान बदल गई। जो बच गए वे डर के मारे लौटकर कभी नहीं आए, लेकिन जो मरे वे यहीं अटक गए। ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं, जिनकी जिंदगी स्टीयरिंग और रात के सफर में खत्म हो गई थी, इस जंगल का हिस्सा बन गई। कभी कोई परछाई बनकर, कभी आवाज बनकर, कभी चेतावनी बनकर। मीरा ने कहा कि रात में जो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, वे उसी रास्ते की यादें हैं। हर आत्मा किसी न किसी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता किसी की नहीं सुनता। वह बस आगे बढ़ता है और अपने हिस्से का लेता रहता है। मीरा की आंखों में अजीब चमक आ गई जब उसने कहा कि यह सड़क हर साल एक अपना मांगती है। कोई ऐसा जो इसे समझता हो, जो अकेला हो, जो रात में चलने का आदी हो। मैंने यह सुनकर अपने भीतर सिहरन महसूस की। ये सब सुनकर मुझे अपने पुराने सफर, अपनी आदतें, अपनी जिंदगी याद आने लगी, जैसे यह रास्ता मुझे बहुत पहले से जानता हो। मीरा ने बताया कि कई ड्राइवर यहाँ अपनी जान देकर भी मुक्त नहीं हो पाए। कुछ जिंदा लौटे, लेकिन उनका दिमाग यहीं रह गया। वे लोगों से कट गए, चुप हो गए, या फिर खुद को खत्म कर बैठे। इस सड़क ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। फिर उसने अपने पति की बात की। उसकी आवाज अचानक कांप गई। उसने बताया कि उसका पति भी एक ट्रक ड्राइवर था, बिल्कुल मेरी तरह। रात में सफर करता, कम बोलता, ज्यादा रास्तों में जीता। एक रात वह भी इसी रास्ते से गुजरा। तेज रफ्तार, कोहरा और एक ऐसा मोड़ जहां ब्रेक काम नहीं आए। हादसा इतना भयानक था कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। मीरा उस दिन से इस जंगल से जुड़ गई। उसका शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन आत्मा यहीं बंध गई, अपने पति के साथ, इस सड़क के साथ। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। मीरा ने कहा कि आत्माएं यहाँ पूरी तरह बुरी नहीं हैं, वे भी मुक्त होना चाहती हैं, लेकिन यह रास्ता उन्हें जाने नहीं देता। आजादी के लिए उन्हें किसी जिंदा इंसान की जरूरत होती है, किसी ऐसे की जो इस रास्ते को पूरा करे, जो इसे समझे, जो इसके नियमों को माने। उसकी बातें सुनते हुए मेरे भीतर डर धीरे धीरे साफ होने लगा। यह सिर्फ डरावनी कहानी नहीं थी, यह एक जाल था, और मैं उसके बीच खड़ा था। मीरा ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई दी। वह उम्मीद मुझे और ज्यादा डराने लगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सब संयोग नहीं है। ढाबा, तस्वीरें, चेतावनी, मीरा से मिलना, सब किसी योजना का हिस्सा था। मैं इस रास्ते के लिए चुना गया था। यह सोच मेरे भीतर उतरते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैं जिंदा था, लेकिन यह रास्ता मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मीरा की बातें अब गूंज बन चुकी थीं।
मुझे लग रहा था कि हर पेड़, हर परछाई मुझे घूर रही है, जैसे पूछ रही हो कि कब तक भागोगे। मैंने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने मीरा से पूछा कि अगर मैं यहां से निकल जाऊं तो क्या होगा। उसने बिना देर किए कहा कि तब कोई और आएगा, ये रास्ता खाली नहीं रहता। ये जवाब सुनकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। इसका मतलब था कि चाहे मैं जाऊं या रुकूं, किसी की कुर्बानी तय है। लेकिन उस पल मुझे साफ महसूस हुआ कि अगला शिकार मैं ही हूं। मेरी सांसें भारी हो गईं। मुझे लग रहा था कि यह जंगल धीरे धीरे मेरे भीतर उतर रहा है। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। मैंने पहली बार पूरी तरह स्वीकार किया कि मैं फंस चुका हूं। यह सफर अब मेरी मर्जी से नहीं चल रहा था। जिस रास्ते को मैंने शॉर्टकट समझा था, वही मेरी सबसे बड़ी भूल बन चुका था। मीरा की कहानी ने सच्चाई की पहली परत हटा दी थी, और उसके नीचे जो था वह और भी डरावना था। मुझे अब यह साफ दिखने लगा था कि यह सड़क सिर्फ गाड़ियों की नहीं, आत्माओं की भी राह है, और इस राह पर चलने वाला हर इंसान देर सबेर इसका हिस्सा बन जाता है। मीरा की सच्चाई जानने के बाद मेरे भीतर कुछ टूट सा गया था। मैं उसे देख रहा था, लेकिन अब उसकी मौजूदगी पहले जैसी नहीं रही थी। एक तरफ वह थी जिसने मेरे अकेलेपन को समझा था, मेरे डर में मेरा हाथ थामा था, और दूसरी तरफ यह एहसास कि वह जिंदा नहीं है। मेरे भीतर भावनाओं का टकराव शुरू हो चुका था। मीरा ने कहा कि इतने लंबे समय में उसने पहली बार किसी इंसान में अपनापन महसूस किया है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई चाल नहीं। उसने कहा कि मैं उसके लिए सिर्फ एक राहगीर नहीं हूं, बल्कि एक ऐसा इंसान हूं जिसने उसे देखा, सुना और बिना भागे उसके साथ चलने की हिम्मत की। उसकी बातों ने मेरे दिल को छुआ, लेकिन दिमाग अब भी डर से भरा था। उसने मुझसे वादा किया कि वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने कहा कि उसका इरादा मुझे फंसाने का नहीं था, वह बस साथ चाहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वह खुद भी अपने हालात की कैदी हो। लेकिन सच यह था कि उसके साथ होते हुए रास्ता और ज्यादा डरावना हो गया था। हवा भारी हो चुकी थी, पेड़ों की परछाइयां अब साफ इंसानी आकृतियों जैसी लगने लगी थीं। मुझे महसूस होने लगा कि हम अकेले नहीं हैं। जंगल के भीतर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारे साथ चल रहा हो। कुछ ही देर में मैंने महसूस किया कि ट्रक के पीछे कुछ है। साइड मिरर में झांका तो धुंधली सी आकृतियां दिखीं, जैसे कोई चल रहा हो लेकिन जमीन को छुए बिना। आत्माएं, वही फंसी हुई आत्माएं जिनकी बात मीरा ने की थी। वे हमारे ट्रक का पीछा कर रही थीं। कभी कोई आवाज, कभी किसी के चलने की आहट, कभी नाम लेकर पुकारना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वे पास आती गईं। मीरा ने कहा कि वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बस यह देखना चाहती हैं कि मैं क्या चुनता हूं। मीरा चाहती थी कि मैं रास्ता पूरा करूं। उसने कहा कि अगर मैं इस सफर को अंत तक ले जाऊं तो वह मेरे साथ रह सकेगी। उसके शब्दों में डर भी था और उम्मीद भी। उसने कहा कि यह रास्ता तभी छोड़ता है जब कोई इसे स्वीकार कर ले। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। क्या मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होगी? क्या इस सफर का अंत मेरी मौत होगा? मीरा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन यही वाक्य मुझे और डरा रहा था। मेरे भीतर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मेरा दिल था जो उस दर्द को महसूस कर रहा था जो मीरा सालों से झेल रही थी। दूसरी तरफ मेरी जिंदगी थी, मेरे माँ बाप, मेरा अस्तित्व, मेरी सांसें। मैं पहली बार इतना उलझा हुआ था। सड़कों पर बिताई जिंदगी में मैंने कई फैसले लिए थे, लेकिन ऐसा फैसला कभी नहीं। हर बार जब मैं मीरा को देखता तो उसका दर्द मुझे रोक लेता, और हर बार जब पीछे आती परछाइयों को महसूस करता तो डर मुझे भागने को कहता। मौत अब कोई दूर का ख्याल नहीं रही थी, वह मेरे बिल्कुल करीब चल रही थी, हर मोड़ पर, हर सांस के साथ। ट्रक के केबिन में ठंड अब हड्डियों तक उतर चुकी थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने एक गलत फैसला लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मीरा ने कहा कि प्यार हमेशा जिंदा और मरे हुए के बीच फर्क नहीं करता। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह प्यार है या एक जाल? क्या वह मुझे बचाना चाहती है या खुद को? मैं स्टीयरिंग थामे आगे बढ़ता रहा,
लेकिन रास्ता अब धुंधला होने लगा था। आत्माओं की फुसफुसाहट तेज हो गई थी। मीरा की मौजूदगी मेरे लिए सहारा भी थी और बोझ भी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं दो दुनियाओं के बीच फंस चुका हूं। एक तरफ जिंदगी, दूसरी तरफ वह जो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। उस रात पहली बार मैंने मौत को इतना करीब महसूस किया कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं, मेरे फैसले का सफर है। मीरा की बातों के बाद मेरे भीतर बेचैनी इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसी हालत में मुझे ट्रक के केबिन में रखी पुरानी फाइलों की याद आई जो हर ड्राइवर सुरक्षा के लिए रखता है। मैंने उन्हें निकाला, शायद ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन जैसे ही कुछ कागज उलटे मेरी उंगलियां कांपने लगीं। कुछ पुराने पुलिस रिकॉर्ड और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स थीं जो इस रास्ते से जुड़ी थीं। तारीखें पुरानी थीं, नाम अनजान। लेकिन फिर एक पन्ने पर मेरी नजर अटक गई। उस पर साफ लिखा था राजेश यादव, मेरा नाम। दिल जोर से धड़का। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई और होगा, लेकिन नीचे ट्रक नंबर भी वही था, WB 23A99981। वही रास्ता, वही रात, वही विवरण। ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मैंने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ था। ड्राइवर का नाम राजेश यादव था और वह लापता घोषित किया गया था। तारीख देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह वही महीना था, वही साल, लेकिन मुझे उस हादसे की कोई याद नहीं थी। दिमाग सुन्न हो गया। मैं सीट पर बैठ गया, कागज हाथ में पकड़े हुए। मीरा मुझे देख रही थी बिना कुछ कहे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह सफर मैं पहले भी कर चुका हूं। वही रास्ता, वही जंगल, वही रात। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैं खुद को याद कर रहा था, या शायद यादें लौट रही थीं। मेरे दिमाग में यादों के टुकड़े उभरने लगे। अधूरी तस्वीरें, टूटी हुई आवाजें, जैसे कोई पुरानी फिल्म उलटी चल रही हो। मुझे एक तेज मोड़ याद आया, ब्रेक की आवाज और फिर अंधेरा। उसके बाद कुछ नहीं। मैं पसीने में भीग गया। अगर वह हादसा सच था तो फिर मैं अब क्या हूं? मैंने अपने हाथों को देखा, उन्हें छुआ। सब कुछ असली लग रहा था, लेकिन दिमाग सवालों से भरा था। शायद मैं पहले ही मर चुका हूं और यह सफर उसी का हिस्सा है। यह ख्याल इतना भारी था कि मेरा सिर घूमने लगा। मीरा की आंखों में मुझे कोई हैरानी नहीं दिखी, जैसे वह यह सब पहले से जानती हो। यादें अब भरोसेमंद नहीं रहीं। जो मैं जानता था वह टूटने लगा। बचपन, घर, माँ बाप, सब धुंधला। जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ हिस्से मिटा दिए हों। कुछ यादें बार बार लौटती, कुछ बिल्कुल गायब थीं। मुझे महसूस हुआ कि समय सीधा नहीं चल रहा। वही घटनाएं, वही जगहें, वही एहसास बार बार सामने आ रहे थे। जैसे मैं किसी लूप में फंस गया हूं, जहां शुरुआत और अंत एक दूसरे में घुल चुके हैं। जंगल भी वही था, आवाजें भी वही। मुझे लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा, बस घूम रहा हूं उसी बिंदु पर लौट लौट कर। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वही मोड़ फिर सामने आ गया। मैंने रफ्तार बढ़ाई, दिशा बदली, लेकिन नतीजा वही। समय मेरे साथ खेल रहा था। हर बार वही एहसास, वही डर। मुझे लगा कि मैं अब सड़क पर नहीं, बल्कि अपनी ही यादों में फंसा हूं। मीरा ने कहा कि कुछ लोग रास्ते में नहीं, समय में खो जाते हैं। उसका यह वाक्य मेरे भीतर उतर गया। क्या मैं वही हूं? क्या मैं कभी इस लूप से बाहर निकल पाऊंगा? या फिर यही मेरी सजा है, बार बार वही सफर जीना? मैंने खुद से सवाल किया कि अगर मैं पहले मर चुका हूं, तो फिर यह डर, यह दर्द, यह उलझन क्यों महसूस हो रही है? क्या आत्माएं भी डरती हैं? या मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन सच से भाग रहा हूं? यह सवाल मेरे दिमाग को चीर रहा था। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में कुछ और था, एक अजनबीपन। ऐसा लगा जैसे मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। मेरी पहचान टूट रही थी, बिखर रही थी। जो मैं था वह अब साफ नहीं था। मैं सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था, जो रिकॉर्ड्स में दर्ज था। उस पल मैंने महसूस किया कि सबसे डरावनी चीज भूत या आत्मा नहीं होती, बल्कि अपनी पहचान खो देना होता है। जब यह समझ ना आए कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, मैं जिंदा हूं या आत्मा। इस सवाल का जवाब अब मेरे लिए सबसे बड़ा डर बन चुका था।
मीरा चुपचाप मेरे पास खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं यह सच कब स्वीकार करूं। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ टूटकर गिर चुका था। अब यह सफर सिर्फ सड़क का नहीं रहा, यह मेरी पहचान का सफर बन चुका था और मुझे नहीं पता था कि इसका अंत क्या होगा। नेपाल बॉर्डर अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उस रात रास्ता कभी खत्म न होने वाला लग रहा था। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट की रोशनी भी थक कर लौट आती। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे मिट्टी और जले हुए लोहे की मिली जुली गंध। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं रहा था, वह सांस ले रहा था, हिल रहा था। हर तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं, कभी नाम लेकर, कभी रोते हुए। यह अब तक की सबसे खौफनाक रात थी। मुझे लग रहा था कि अगर सूरज निकला भी तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। ट्रक के अंदर बैठा मैं लगातार पसीने और ठंड के बीच झूल रहा था। हर सेकंड भारी था, जैसे समय भी डर के मारे धीरे चल रहा हो। अचानक जंगल की परछाइयां साफ आकृतियों में बदलने लगीं। वे अब सिर्फ अंधेरा नहीं थीं, वे चेहरे बन गई थीं। बिना आंखों के चेहरे, खुले मुंह, टेढ़ी हंसी। आत्माएं। वे चारों तरफ से निकलकर सड़क पर फैल गईं। कुछ ट्रक के पास आ गईं, कुछ हेडलाइट की रोशनी में खड़ी रहीं। मुझे लगा कि वे हमें देख नहीं रहीं, बल्कि पहचान रही हैं। ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन पहिए भारी हो गए, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। देखते ही देखते मेरा ट्रक चारों तरफ से घिर चुका था। आवाजें तेज हो गईं, रोना, हंसना, चिल्लाना, सब एक साथ। मेरे कानों में दर्द होने लगा, लेकिन आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं थी। उसी भीड़ के बीच मीरा खड़ी थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं दिख रही थी जैसी अब तक दिखती आई थी। उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखें ज्यादा गहरी, चेहरा ज्यादा पीला। उसकी साड़ी हवा में लहराने लगी, जैसे वह जमीन को छू ही नहीं रही हो। यह उसका असली रूप था। वह मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वही आंखें डर भी पैदा कर रही थीं। वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और कुछ पल बाद उसकी आवाज बदल जाती, भारी और सख्त। उसने कहा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसकी हर बात में दर्द था, लेकिन उसके पीछे एक मजबूरी भी थी जो मुझे और डरा रही थी। मीरा ने कहा कि यही आखिरी रात है, या तो यह रास्ता उसे छोड़ेगा या मुझे। वह मेरे सामने बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली कि अगर मैं रुक जाऊं, अगर मैं इस रास्ते को स्वीकार कर लूं, तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, आत्माएं शांत हो जाएंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। अगले ही पल वह खड़ी हुई और चिल्लाई कि अगर मैं चला गया तो वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें लाल। वह मुझे डराने लगी, रास्ता दिखाने लगी, आत्माओं को बुलाने लगी। यह बदलाव मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझसे प्यार कर रही है या मुझे मजबूर कर रही है। मेरे सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे। एक, जहां मैं रुक जाऊं, अपनी जिंदगी, अपनी पहचान छोड़ दूं और इस जंगल का हिस्सा बन जाऊं। दूसरा, जहां मैं भाग जाऊं, नेपाल बॉर्डर पार कर लूं, शायद जिंदा रह जाऊं। लेकिन उस रास्ते में मीरा पीछे छूट जाएगी। उसका दर्द, उसकी कैद, सब यहीं रह जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। आत्माएं और पास आ गई थीं। उनकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मीरा की आवाज कभी प्यार से भर जाती, कभी धमकी बन जाती। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने पहली बार मौत को इतना करीब महसूस किया। यह कोई अचानक हमला नहीं था, यह एक प्रस्ताव था, शांति से दिया गया, लेकिन बेहद खतरनाक। मेरे भीतर सब कुछ टूट रहा था। माँ बाप का चेहरा याद आया, बचपन की गलियां, वह जिंदगी जो शायद अभी भी मेरा इंतजार कर रही थी। फिर मीरा की आंखें सामने आईं, उम्मीद से भरी, दर्द से भरी। आत्माओं की आवाजें अब एक सुर में बदलने लगी थीं, जैसे वे मेरे फैसले का इंतजार कर रही हों। हवा रुक गई थी, जंगल थम गया था, पूरी दुनिया जैसे मेरे एक जवाब पर टिकी हुई थी। मैं जानता था कि यह रात मुझे छोड़ने वाली नहीं है, चाहे मैं जो भी चुनूं। अगर मैं रुका तो शायद मीरा को आजादी मिलेगी, लेकिन मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर मैं गया तो मैं सांस ले पाऊंगा, लेकिन किसी को हमेशा के लिए छोड़कर। उस पल मुझे समझ आ गया कि कुछ फैसलों में सही या गलत नहीं होता, सिर्फ कीमत होती है। और इस रात, इस जंगल में, वह कीमत मेरी आत्मा से मांगी जा रही थी। मैं स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा, आंखें खुली,
सांस रोके हुए, क्योंकि यह आखिरी रात थी और सुबह कैसी होगी यह अब मेरे हाथ में नहीं था। मुझे ठीक से याद नहीं कि उस आखिरी रात मैंने कौन सा फैसला लिया। बस इतना याद है कि हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आत्माओं की आवाजें अचानक पीछे छूटने लगी, जैसे किसी ने रेडियो बंद कर दिया हो। जंगल पतला होने लगा, अंधेरा पीछे हटने लगा। कुछ दूरी पर एक बोर्ड दिखाई दिया, नेपाल बॉर्डर। उस पल दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, बस आगे देखता रहा। जैसे ही ट्रक ने बॉर्डर लाइन पार की, हवा बदल गई। वह भारीपन, वह ठंडक, वह दबाव सब अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत गहरे पानी से बाहर खींच लिया हो। धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी। आसमान हल्का नीला हो गया। पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। सड़क सामान्य दिख रही थी, पेड़ वैसे ही जैसे हर जगह होते हैं। ट्रक ठीक चल रहा था, इंजन की आवाज साफ थी। कुछ देर तक मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं जिंदा हूं। मैंने बगल की सीट की तरफ देखा, वह खाली थी। मीरा वहां नहीं थी, न उसकी साड़ी, न उसकी परछाई, न उसकी ठंडक। केबिन में सिर्फ मैं था। एक पल को सुकून मिला, अगले ही पल दिल में अजीब सी खाली जगह बन गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीबी चीज छूट गई हो, जिसका नाम लेना भी डराता है। बॉर्डर ऑफिस पर औपचारिक जांच के लिए रुका। सब कुछ सामान्य था। अधिकारी थके हुए थे, फाइलें पुरानी। उन्होंने मुझसे कागज मांगे। इंतजार करते हुए मेरी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी, जिसमें धूल जमी फाइलें भरी थीं। पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप वहां चले गए। एक फाइल खुली पड़ी थी, उसके ऊपर नाम लिखा था मीरा यादव। दिल जोर से धड़क उठा। मैंने फाइल पलटी। अंदर लिखा था मृत्यु 5 साल पहले, जगह वही जंगल, वही सड़क, हादसा। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। जिस लड़की के साथ मैंने सफर किया, जिससे मैंने बातें की, जो डर और सुकून दोनों बनी रही, वह 5 साल पहले मर चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी फाइल के आखिरी पन्ने पर एक और नाम था। मैंने जैसे ही पढ़ा, सांस अटक गई। राजेश यादव लापता, तारीख वही, रास्ता वही। ये पढ़कर मेरे भीतर अजीब सी ठंड उतर गई। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सांस ले रहा हूँ, तो फिर यह रिकॉर्ड क्या कह रहा है? मैंने अधिकारी से कुछ पूछना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। ऐसा लगा जैसे अगर मैंने सवाल किया तो सच्चाई पूरी तरह बाहर आ जाएगी। मैंने फाइल बंद की और चुपचाप बाहर आ गया। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। मैं ट्रक में बैठा और अपनी डायरी निकाली। वही डायरी जिसमें पहले अजीब लाइनें उभरी थीं। आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर मेरी ही लिखावट में एक वाक्य था, जिसे लिखना मुझे याद नहीं था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो, तो शायद मैं इस रास्ते का हिस्सा बन चुका हूं। मैंने उस वाक्य को कई बार पढ़ा। हर बार उसका मतलब बदल जाता। क्या मैं सच में वापस आ गया हूं, या बस ऐसा महसूस कर रहा हूं? क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? मीरा की आवाज कहीं दूर से आती सी लगी, या शायद वह मेरी याद थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। बॉर्डर पीछे छूट चुका था, लेकिन जंगल अब भी मेरे भीतर था। सड़क सामान्य थी, लोग आते जाते दिख रहे थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सही सलामत निकल आया, और कभी कभी लगता है कि मैं वहीं रह गया हूं, उसी रास्ते पर, उसी जंगल में। रात को जब इंजन की आवाज सुनता हूं, तो वही फुसफुसाहटें लौट आती हैं। शायद यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद कुछ रास्ते इंसान को कभी पूरी तरह छोड़ते नहीं, और शायद यह अंत नहीं, बस एक डरावनी शुरुआत है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर इस सफर के दौरान आपको भी कहीं ना कहीं सिहरन महसूस हुई हो, अगर देवराज की कहानी ने आपके दिल में डर की कोई परछाई छोड़ दी हो, तो समझ लीजिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी ही और खौफनाक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल खौफनाक शैडो से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि डर की यह परछाई और दूर तक फैल सके। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की हॉरर कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं हूं श्याम। आप सुनते रहिए खौफनाक शैडो
और याद रखिए, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अंधेरे में आपका इंतजार करती हैं।